हमने एडिक्टिव ड्रग्स को पढ़ना है। एडिक्टिव ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि एडिक्शन काज करवाती हैं। एडिक्शन काज करवाने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के फंक्शंस को ऑल्टर करती है। बॉडी जो होती है वो इस पर डिपेंड कर देती है। ये सब इसमें जितने भी हम ड्रग्स पढ़ेंगे ये सारी नॉन प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स होंगी। मतलब कि ये ड्रग्स आपको जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता तब तक आपको ये मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगी। दो तरह के यूजेस हम पढ़ेंगे इनके। एक मेडिकल यूज़ है कि मेडिकल फील्ड में इसका क्या यूज़ होता है, और दूसरा कि अगर इसका एब्यूजिव यूज़ किया जाए तो फिर क्या होता है। इसकी पहली कैटेगरी हेलुसिनेशंस, वो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हमने इसकी जो रिमेनिंग 2 हैं उनको हमने करना है। और सबसे पहली वाली जो कैटेगरी है जिसके बारे में हमने बात करनी है वो है सीडेटिव्स की। वर्ड सीडेटिव जो है ना वो सीडेशन से निकला है। सीडेशन का मतलब होता है बेहोशी, और इसकी एग्जाम्पल है डायाज़ेपाम। ये आपने एग्जाम्पल इसकी याद रखनी है, डायाज़ेपाम ये वर्ड, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है डायाज़ेपाम, इसको आपने याद रखना है। ये एक्ट कैसे करती हैं सीडेटिव्स। सबसे पहली बात है कि सीडेटिव जो है जब हम ये ड्रग ली जाती है तो हमारे स्टमक में चली जाएगी। स्टमक में जाके बाद जब इसकी सीडेशन हो सीडेशन सॉरी कह रही हूँ मैं, स्टमक में जाने के बाद जब डाइजेशन होगी, डाइजेशन के दौरान ये जो भी इसका प्रोसीजर होगा, डाइजेशन के बाद ये हमारे ब्लड में जो है ना वो ब्लड में चली जाएगी, ब्लड में शामिल हो जाएगी। ब्लड में जब शामिल हो जाएगी तो ब्लड जो होता है उसका पता है आपको कि वो पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, हर एक ऑर्गन तक ब्लड जाता है। ये जो एडिक्टिव ड्रग्स होती है ना इनकी एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि ये जो होती है ना हमारे ब्रेन के ऊपर एक्ट करती हैं। असल में हमारी ब्रेन के अंदर एक बॉडी में हमारा एक बैरियर होता है ब्रेन के दरमियान, और एक जो ब्लड की सप्लाई होती है उसके दरमियान एक बैरियर होता है जिसको हम ट्रिपल बी बोलते हैं, यानी ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रिपल बी से हम इसको शो करते हैं। असल में जो ड्रग्स होती हैं ना हमारे जो ब्रेन में ब्लड जा रहा होता है वो फ़िल्टर होके जाता है। उसके अंदर कोई इस तरह का पार्टिकल, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती जिससे ब्रेन को कोई इफेक्ट हो सके। लेकिन ये जो एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं इनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये जो वो बैरियर होता है, जो ब्लड और ब्रेन के दरमियान बैरियर होता है, जो एक फ़िल्टर करने का आप कह सकते हो एक जाली होती है जिसके अंदर से कुछ खास चीज़ें जा सकती, पूरा ब्लड नहीं जा सकता, ब्लड के भी पूरे सेल्स नहीं जा सकते। तो क्या है इसमें कि जब वो ये जो मेडिसिन होती हैं एडिक्टिव ड्रग्स खास तौर पर, ये उस बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं। जब वो बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं तो क्या है फिर अपने ब्रेन के ऊपर भी जो है वो इसका इफेक्ट दिखाने लग जाती हैं। सीडेटिव ड्रग्स का अब मैंने आपको इसका एक्शन ही बताना कि किस तरह से एक्ट करती हैं। हमारे ब्लड से ये ब्रेन तक चले जाती हैं। ब्रेन में जाने के बाद क्या करती हैं, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को इन्होंने डिप्रेस करना होता है। दे डिप्रेस इट्स एक्टिविटी, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये ब्रेन की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देती हैं। जब कोई पर्सन इसको लेता है उस वक्त उसकी कंडीशन, जैसे कैसे भी कितनी भी एक्साइटेड कंडीशन में हो या इरिटेबिलिटी यानी कि कितनी भी स्ट्रेस कंडीशन में हो, उसका क्या है ये मेडिसिन लेने के बाद जब वो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करेगी तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देगी। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डिप्रेस होगी तो हमारे ब्रेन से जितने भी मैसेजेस हमारी बॉडी को जाते थे, जो भी हमारे बॉडी में प्रोसेस हो रहे थे, जो ब्रेन से जितने भी मैसेज जा रहे थे, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डिप्रेस हो गया तो वो फंक्शंस भी डिप्रेस हो जाएंगे। तो पेशेंट चाहे जिस मर्जी कंडीशन में हो, चाहे एक्साइटेड कंडीशन में हो, चाहे स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, उस पर क्या है सिडेशन, उस पर तारी होने लग जाती है, उस पर बेहोशी सी तारी होने लग जाती है। अब इसके सिडेटिव के साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि बॉडी में क्या हमारे साइड इफ़ेक्ट्स, इसके क्या नुकसान हैं, हमें सिडेटिव्स के क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले है डिजीनेस। डिजीनेस वही मैंने आपको बताया कि बेहोशी, जो नींद तारी होना, सुस्ती सुस्ती सी, लेथार्जी बोलते हैं सुस्ती को। लेथार्जी मेडिकल टर्म है जो सुस्ती को बोलते हैं, जिसका मतलब सुस्ती होता है। स्लो ब्रेन फंक्शन का मतलब है जब ये ब्रेन के ऊपर एक्ट करेगी उसकी एक्टिविटी को कम करेगी, उसके सारे फंक्शंस भी ब्रेन के जो होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दिमाग ही जिसे कहते हैं ना सो जाता है बंदे का। और अगर इसका प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा जी, डिप्रेशन काज करवा देगी पेशेंट के अंदर, और अल्टीमेटली उसके अंदर जो है ना सुसाइडल थॉट्स को प्रोवोक करेगी। अब हमने एडिक्टिव ड्रग्स की सेकंड कैटेगरी को पढ़ना है जो कि नारकोटिक्स हैं। नारकोटिक्स जो है ना ये पेन किलर्स ही होते हैं, ठीक है। एक पेन किलर्स हमने मेडिसिनल ड्रग्स में पढ़े थे जिनको हमने एनाल्जेसिक्स बोला था, और ये नारकोटिक्स है ये एडिक्टिव ड्रग, लेकिन इसका अफेक्ट भी पेन रिलीविंग में होता है। इसके दो यूजेस होते हैं, मेडिकल यूजेस भी होते हैं और इसका एब्यूसिव यूज़ भी हो सकता है। देखिए मैंने मेडिकल यूज़ भी होता है और इसका एब्यूसिव यूज़ भी होता है। मेडिसिन के अंदर ये अभी क्यों यूज़ होते हैं, तो एडिक्टिव ड्रग तो मेडिसिन में क्यों यूज़ हो रही है। मेडिसिन में इसको जो है ना हम कम्बिनेशन में देते हैं एनाल्जेसिक्स के साथ। क्या कहते हैं कि एनाल्जेसिक्स में हमने एग्जांपल पढ़ी थी पैरासीटामोल की और एस्पिरिन की एग्जांपल पढ़ी थी। तो एनाल्जेसिक्स क्या थे, पेन रिलीवर्स थे, और इनको हम एनाल्जेसिक्स के साथ कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं कुछ डिजीज़ में। कैसे डिजीज़ में, जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं। क्रॉनिक डिजीज़ यार ऐसी डिजीज़ होती है जो कि एक प्रोलॉन्ग डिजीज़ होती है, हिडन होती है, यानी कई सालों से आपके बॉडी के अंदर वो रन कर रही होती है लेकिन हमें पता ही नहीं होता क्योंकि उसका कोई सिम्टम ही नहीं शो होता। ऐसी डिजीज़ जो कई सालों से चलती आ रही हो लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो हमारे अंदर बीमारी है। जैसे हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस से हमें
तब डायग्नोज होता है जब बंदा लास्ट स्टेज पे होता है हेपेटाइटिस की। मोस्टली हेपेटाइटिस तभी डायग्नोज होता है। जैसे कैंसर भी हमें बिल्कुल स्टार्ट में अगर अगर तो पेशेंट इतना लकी है कि वो अपनी पहली स्टेजेस में कैंसर की फर्स्ट सेकंड स्टेज के अंदर ही वो उसका कैंसर डायग्नोज हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये इतना प्रोलॉन्ग चलता है कि पेशेंट को पता नहीं होता। और मोस्टली जब उसके अंदर सिम्टम्स होते हैं, उसके बाल वगैरह गिरने लग जाते हैं, दूसरे सिम्टम्स उसको आते हैं, तब भी पता चलता है कि जी पेशेंट को तो कैंसर है, और तब तक पेशेंट अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंचा होता है। तो क्रॉनिक डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जिसके जो बंदे को जल्दी डायग्नोज ही नहीं होती, और जब तक बंदे को पता चलता है कि उसको बीमारी है तब तक बहुत सारी तबाही हमारी बॉडी के अंदर हो चुकी होती है ऑलरेडी। तो ऐसी जो कंडीशन होती है, क्रॉनिक डिजीज़ होती है, उसके अंदर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं और पेशेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। ठीक है, तो हमें जितनी सिचुएशन पेनफुल होगी हमें उतना ही स्ट्रॉन्ग कोई पेन किलर चाहिए होगा। तो उसके लिए हम ये नारकोटिक्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रेन पे एक्ट करेंगी। तो जब ब्रेन की एक्टिविटी डिप्रेस होगी तो पेशेंट को क्या फीलिंग आएगी। सेकंड इसमें चीज़ है एक्यूट पेन आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर्स। एक्यूट का मतलब होता है सडन, यानी वो शदीद। ये जो एक्यूट पेन होती है ना, एक तो ये अचानक होती है और बहुत शदीद किस्म की पेन होती है। सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद अक्सर देखी जाती है, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर में कोई ऑपरेशन हुआ है बंदे का, ठीक है, तो ज़ाहिर ऑपरेशन के अंदर उसके स्किन को काटा है, अंदर कोई फैट टिश्यूज़ थे, उसका थोड़ा सा मसल था, उसको भी कट किया होगा। फॉर एग्जांपल किडनी का ऑपरेशन हुआ है, तो उसके अंदर पहले वो स्किन को pierce करेंगे, मसल तक पहुंचेंगे, जितनी बॉडी के अंदर फैट होगी उसको साइड पे करेंगे, फिर जाके कहीं किडनी तक डॉक्टर पहुंचेगा और किडनी के अंदर से स्टोन वगैरह रिमूव करेगा, जो भी होगा। उसके बाद स्टिचेस लगेंगे, वो एक पूरा प्रोसीजर है। जब ये प्रोसीजर होता है तब तक बंदे को बेहोश किया होता है, लेकिन जब वो होश में आता है आहिस्ता आहिस्ता, तो क्या उसे पता चलता है कि भाई उसके साथ हुआ क्या है। उस सूरत में बहुत शदीद किस्म की पेन होती है, और इस तरह की पेन से बचाने के लिए जो है ना उसको नारकोटिक्स हम दे देते हैं। और अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो अक्सर आकर हमारे पास कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब जो आपने मुझे ऑपरेशन के बाद दवाई दी थी ना, वही हमें दे दें, क्योंकि वो खा के मैं बड़ा आराम से सोया पड़ा रहा था। लेकिन हमने उनको देनी नहीं होती है, बस उस वक्त के लिए होती है। मोस्टली ऐसी कंडीशन हो जाया करती है। सेकंड इसका एब्यूजिव यूज़ है, जिसमें वर्ड आपकी बुक में लिखा है एक्सटैटिक इफेक्ट। एक्सटैटिक इफेक्ट वो इफेक्ट होता है, यानी कि एक्सटैटिक इफेक्ट कहते हैं बहुत ज़्यादा खुशी के लिए, बहुत ज़्यादा आराम के लिए, जैसे कहते हैं ना मैं तो हवाओं में हूँ, बिल्कुल वो वाली फीलिंग आती है बंदे को। इसकी नारकोटिक्स की एग्जांपल मॉर्फिन और कोडीन है। ये दोनों जो है ना नेचुरल नारकोटिक्स हैं। इनका सोर्स ओपियम पॉपी प्लांट है। हमने एनाल्जेसिक्स का सोर्स भी पढ़ा था, उसका भी ओपियम पॉपी प्लांट ही सोर्स था, और इनका सोर्स भी ओपियम पॉपी प्लांट है। मॉर्फिन और कोडीन जो है ना वो नेचुरल नारकोटिक्स हैं। नेक्स्ट हमने पढ़नी है जी हीरोइन। आपने हीरोइन का नाम बहुत सुना होगा, ये टीवी वाली हीरोइन या दूसरी हीरोइन जो जो बंदा लेता है, ये नारकोटिक्स का एब्यूजिव यूज़ में आ जाती है। हीरोइन क्या होती है, सेमी सिंथेटिक ड्रग होती है। मॉर्फिन से इसको बनाते हैं। सेमी सिंथेटिक का मतलब होता है हाफ नेचुरल हाफ आर्टिफिशियल। मॉर्फिन हमने पीछे पढ़ा है कि मॉर्फिन जो है ना नेचुरल नारकोटिक है, और नेचुरल सोर्स यानी ओपियम पॉपी प्लांट से आती है। और ये जो हीरोइन है ना, ये मॉर्फिन से ही बनाई जाती है, यानी आधा इसका सोर्स नेचुरल है और आधा आर्टिफिशियल है। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये ड्रोजीनेस काज करवाती है, यानी बेहोशी वगैरह, ड्रोजीनेस को बेहोशी कहते हैं। इसका मेडिकल यूज़ क्या है, ये आपकी उसमें लिखा हुआ था ब्लू बॉक्स के अंदर, कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है ना ये मेडिसिनल इसका यूज़ होता है। पाकिस्तान के अंदर ये फुली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी डॉक्टर जो है ना उसको ये अलाउ नहीं है कि वो चाहे पेन रिलीफ करने के लिए पेशेंट को हीरोइन दे, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं यार। तो लेकिन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। और किस नाम से यूज़ होती है वो नाम बुक में लिखा है, ब्लू बॉक्स में लिखा है, वहाँ से पढ़ लेना। मुझे अपनी ज़ुबानी याद नहीं है, नाम है यहाँ पे लिखना भी भूल गई मैं। किन कंडीशंस में देते हैं, सबसे पहली कंडीशन है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इसमें जो वर्ड मायो है ना, मायो का मतलब होता है मसल्स एंड कार्डियल का मतलब होता है हार्ट, यानी हार्ट के मसल्स, और इन्फाक्शन बोलते हैं स्पाज्म को। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो हार्ट के मसल्स होते हैं ना, इस कंडीशन के अंदर जो हार्ट के मसल होते हैं ना उनका स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म मतलब होता है वो एक ही जगह पर फिक्स हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्शन में थे तो कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाते हैं, अगर वो रिलैक्स थे तो रिलैक्स ही रह जाते हैं। ये हार्ट अटैक बिल्कुल भी नहीं है, ये हार्ट की ही कंडीशन है, लेकिन हार्ट अटैक से डिफरेंट होती है। काज भी डिफरेंट होता है, और सिम्टम्स वगैरह भी सिम्टम्स आई थिंक सेम ही होते हैं। चेस्ट में उसको जो ना सीने के अंदर वो क्या कहते हैं, घुटन घुटन सी महसूस होती है मोस्टली। लेकिन हार्ट अटैक के अंदर कैसी पेन होती है कि वो जो आपका बायां बाजू होता है वहाँ से पेन शुरू होती है और शोल्डर तक आ रही होती है। लेकिन इसकी पेन जो होती है ना, इसके अंदर मेन सिम्टम वो पेशेंट यही बताता है कि हमारे जो ना चेस्ट में घुटन घुटन सी हो रही है। पोस्ट सर्जिकल पेन वही बात है, ऑपरेशन के बाद की पेन। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। पोस्ट सर्जिकल पेन यानी कोई सर्जरी हुई थी बंदे की, उसके बाद उसको पेन होती है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में पोस्ट सर्जिकल पेन के अंदर वो दे देते हैं इसको जो हीरोइन को। फिज़िकल ट्रॉमा यार, जिस तरह एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वो एक फ़िज़िकल ट्रॉमा होता है जिसमें बड़ा ही सीरियस किस्म का कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी। आई डोंट नो हेड इंजरी में देते क्यों नहीं, क्योंकि ये नारकोटिक्स का साइड इफेक्ट तो होता है ना, ब्रेन को ही स्प्रेस कर देती हैं, ये एडिक्टिव ड्रग्स हैं। तो हेड इंजरी में आई थिंक नहीं देते होंगे, लेकिन बाकी जो फिजिकल इंजरीज होती हैं
एक छोटी सी फिजिकल ट्रॉमा में तुम लोगों को एग्जांपल देती हूँ। कभी तुम लोगों का हाथ दरवाजे में आया, कितनी शिद्दत किस्म की पेन होती है, वो बहुत मामूली सी, अब तो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। लेकिन फिजिकल ट्रॉमा यार, कोई बहुत बड़ा, किसी का बहुत बुरा किस्म का एक्सीडेंट हुआ है, बाइक की ट्रक के साथ टक्कर हो गई और बंदे की बहुत बुरी हालत है, समझ जाओ, फिजिकल ट्रॉमा उसी बोलते हैं। एक्सीडेंट्स वगैरह के अंदर मोस्टली देखा जाता है। कोई शार्प ऑब्जेक्ट था, नाइफ़ वगैरह थी, नाइफ़ तो बहुत छोटी है, कोई बड़ा सा जो लोहे का रोड होता है वो बंदे के आर पार हो जाए, ये भी कैसा, कितनी पेनफुल कंडीशन होगी। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसी कंडीशन के अंदर जो है ना, वो नारकोटिक्स यानी सॉरी हीरोइन जो है ना वो दे दी जाती है। अब हमने पढ़ना है कि एडिक्टिव ड्रग्स हैं, जो पेशेंट इसका अब्यूज़ करते हैं, जो लोग इनको अब्यूजिवली यूज़ करता है कोई पर्सन, तो उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हमने वो डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ गई, दे आर द लॉ वायलेटर्स। होता क्या है कि ये जो जितने भी एब्यूज़र्स हैं, ड्रग एब्यूज़र्स हैं, आपने मोस्टली देखा होगा कि ये फारग ही तो होते हैं, गलियों में बैठे होते हैं कहीं, जहाँ पर बस ऐसे ही साथ दिन रहते हैं, इनकी कोई जॉब तो होती नहीं है इन लोगों की, और ये ड्रग वगैरह आती है पैसे से यार। तो इनको पैसा चाहिए होता है, तो ये क्या करते हैं, मोस्टली ये चोरी वगैरह करेंगे, कुछ ना कुछ गलत मलत काम ज़रूर करेंगे, जिसकी वजह से जो है ना ये लॉ वायलेटर्स हो। तो वैसे भी जो ड्रग लेना होता है ये कानूनी जुर्म है, तो वैसे भी एक लॉ वायलेटर्स ही होते हैं। और ना ये भी रिसर्च की गई है कि जितने भी जेल वगैरह के अंदर जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, जितने भी प्रिजनर्स हैं, वो मोस्टली जो होते हैं ना वो ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं। और भी इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, बहुत ही ख़राब चीज़ है ड्रग एब्यूज़ करना। सोशल स्टिग्मा का मतलब होता है जो होता है ना सोसाइटी की तरफ से इनको कबूल नहीं किया जाता। मतलब ये हमारा नॉर्मल बिहेवियर है हमारी सोसाइटी का, कि ये लोग कहीं बैठे होते हैं तो इसको उठा देते हैं, भाई तू जा यहाँ से, बहुत नफरत से देखते हैं। एक तो इसकी वजह ये कि इनका जो है ना बिहेवियर प्रिडिक्टेबल नहीं होता, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर ड्रग है, इनको ड्रग नहीं मिलती है तो फिर इस तरह एक्टिव होते हैं, और अगर कोई इनको रोके ना लेने से तो ये लड़ भी पड़ते हैं। इनका बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल इनका बिहेवियर होता है। हमने हेलुसिनेशन में पढ़ा था कि उनकी इमोशनल कंडीशंस चेंज होती हैं, हेलुसिनेशन, वो हेलुसिनेट करती हैं चीज़ों को, तो उनका जो बिहेवियर है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। इनका कोई इमोशन है, गुस्से का है, खुशी का इजहार है, गम का इजहार है, बहुत डिफरेंट तरीके से करते हैं। और वैसे भी जो होते हैं ना ये लोग क्या करते हैं कि इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत इनकी ना ख़राब हो जाती है, बहुत कंफ्यूज होते हैं ये लोग, हमारी सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती है। सोशल स्टिग्मा ये होता है, जॉब से इनको निकाल देते हैं जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गलत है, लेकिन मतलब वैसे भी देखा जाए तो इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, बंदे की सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। मोस्टली इसमें जो नौजवान होते हैं ना, हमारी नस्ल, नौजवान नस्ल, वही इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। फिज़िकल साइकेटिक पेशेंट्स, ये अब हाँ सोसाइटी की तरफ से इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इनकी अपनी एक अलग दुनिया है, कोई इनको होश वगैरह नहीं है, तो इनकी क्या दिमागी हालत है, ज़ाहिर है कोई कोई उनके साथ मसला होता है तभी तो वो इस साइड पे आते हैं। तो बस आज के लिए यही था।